हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we are going to discuss about 7 key features of federalism. अब हम फेडरलिज्म के 7 की फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो द फीचर नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में हमें 2 या उससे अधिक लेवल्स या टियर्स दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इंडिया और बेल्जियम में डिफरेंट टियर्स की बात करें तो हमें इन दोनों कंट्रीज में 3 टियर्स दिखाई पड़ेंगे, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। इंडिया में टियर 1 को ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, टियर 2 को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और टियर 3 को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। बेल्जियम के फर्स्ट टियर को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेकेंड टियर को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और थर्ड टियर को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 या उससे अधिक टियर्स होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट फीचर नंबर 2। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। तो मान लो कि हमारे पास में ये एक सिटीजन है और इस सिटीजन का नाम हमने रख दिया टिंकू। अब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। अब इस टिंकू के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम भी लागू होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के नियम भी लागू होते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी होता तो उसके भी नियम और कानून किसके ऊपर लागू होंगे? टिंकू के ऊपर होंगे। यानी कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सिटीजन तो एक ही हैं लेकिन इनके ऊपर अलग अलग टियर्स के अलग अलग कानून लागू होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसका मीनिंग क्या है। देखते हैं यहाँ पर जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या लिखा गया है। जुरिस्डिक्शन, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ऑथोरिटी। तो जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करें तो बात करते हैं कि किसी भी एरिया में क्या किसी की लीगल ऑथोरिटी है। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे। द एरिया में बी डिफाइंड in terms of geographical boundaries, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, और in terms of certain kinds of subject, तो ये सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग को यहां से समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़े इलाके को क्या करती है? गवर्न करती है, या इसके नियम यहाँ पर लागू होते हैं। वहीं पर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम और कानून हैं वो एक स्मॉल स्टेट, इस केस में हमने यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप दिया है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी वो महाराष्ट्र स्टेट तक ही लागू होगी। तो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन कम है, वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो इसलिए इसका जो ज्योग्राफिकल स्कोप है ये ज़्यादा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़े से इलाके के लिए कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए ही कानून बनाती है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर इंडिया, ये पूरे इंडिया में इसके कानून लागू होंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर स्पेसिफिक स्टेट्स एंड इन दिस केस इट इज महाराष्ट्र। यही नहीं, अभी और सुनिए। आते हैं अब हम दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और ये दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट्स। तो इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, बैंकिंग,
इन सब सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है या इन विषयों पे वो कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इन एरियाज पे कानून नहीं बना सकती, इन सब्जेक्ट्स पे कानून नहीं बना सकती। उसी तरह से स्टेट्स जो है ये पुलिस या ट्रेड इनके ऊपर कानून बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों पे कानून नहीं बना सकती। तो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से समझते हैं और सब्जेक्ट्स के हिसाब से समझते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स लुक एट फीचर नंबर 3, द jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। तो जो jurisdiction है डिफरेंट टीयर्स का वो कहाँ पर लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law book of the country. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो ये जो भी ऑथोरिटी है डिफरेंट टीयर्स की, ये बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, इसीलिए उसको गारंटी मिल जाती है, उस टीयर ऑफ गवर्नमेंट को गारंटी मिलती है कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती कि उनके पास क्या अथॉरिटी है। इसलिए वो बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो वो किसी के दबाव में, किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, वो आराम से अपने हिसाब से उनको जो करना चाहिए वो करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे वो राइट्स गारंटी किए हैं, वो अथॉरिटीज गारंटी किए हैं। लेट्स कम टू फीचर नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हम फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर उसको हम चेंज करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसे चेंज करना है तो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की सहमति चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जब हम यहाँ पर चेंजेस की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 3 तरीके से किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेस लिखे हैं और ये दोनों प्रोसेस को भी हम बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इस पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यूनिलैटरली चेंज करने का क्या मतलब है और यहाँ पर दोनों लेवल्स के कंसेंट का मतलब क्या है। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोविजन है जिसको हमें चेंज करना है तो वो किस तरह से चेंज होता है, और जब फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने की बात होती है तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। जब हम हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं और हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये दोनों किसको दर्शाती है? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर कोई ऑर्डिनरी प्रोविजन है तो उसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है? पास कर सकती है। उसे सेकेंड टियर ऑफ गवर्नमेंट से परमिशन लेने या उसकी सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरली क्या होता है ऑर्डिनरी प्रोविजंस के केस में कि हाउस नंबर 1 में उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं उस बिल को लेकर। फिर यहाँ पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे। फिर यहाँ पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में ये पास हो गया तो ये अब चले जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे और इसके बाद ये एक्ट बन जाएगी। इसके बाद ये एक्ट बन जाएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है वोटिंग में पास हो गया है ये, मैंने नहीं लिखा है कि वहाँ पर वोटिंग किस तरह से हो रही, क्योंकि वोटिंग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम उस
कॉम्प्लेक्स वे को यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम सिंपल वे में समझेंगे यहाँ पर चीज़ों को। तो जब ऑर्डिनरी प्रोविजंस होते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के ही दोनों हाउस मिलकर उस पर्टिकुलर बिल को क्या कर सकते हैं कि पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि जो बिल है इसको हमने हाउस नंबर 1 में इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे इसी बिल को लेकर, इसके बाद यहाँ पर वोटिंग होगी, वोटिंग से अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगा हाउस नंबर 2 में, यहाँ पर भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, उसके बाद यहाँ पर भी वोटिंग होगी, यहाँ से अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगा स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि स्टेट के विधानसभा में चले जाएगा, यहाँ पर भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी, और अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने इसे पास कर दिया, अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने इसे पास कर दिया तो ये चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे साइन करेगा, उसके बाद ये एक्ट बनेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि जो नॉर्मल बिल्स होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब खुद पास कर सकती है, लेकिन जब हम फंडामेंटल प्रोविजंस की बात करें तो पार्लियामेंट के साथ साथ हमें चाहिए कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्या करें कि उस बिल को पास करें, और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पास हो जाएगी तब ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ये एक्ट बनेगी। सो आई होप दिस फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। So now let's talk about feature number 5. Courts have power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. तो कोर्ट्स क्या करती है कि ये इंटरप्रेट करती है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके पावर्स है क्या क्या। जनरली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो मेरा एरिया है, ये तो मेरा जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर मुझे काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, और हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए। जब इस तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं या डिस्प्यूट होता है तो पावर किसके पास है उसको इंटरप्रेट कौन करता है? कोर्ट्स करती है। कोर्ट्स क्यों करती है? क्योंकि द लॉयर्स, द एडवोकेट्स एंड द जजेस दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला तूने? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। द हाईएस्ट कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह एक्ट करेगा और देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेट्स कम टू की फीचर नंबर 6. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या रहेंगे ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे। अगर दोनों के अपने अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट वे में काम कर सकते हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन मान लीजिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू सोर्सेस नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड्स दे दे, कुछ रेवेन्यू दे दे,
तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाए कि अगर तुम्हें हमसे फंड्स चाहिए तो तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या उनके दबाव में काम करेगी, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर ए फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने इसीलिए क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रेवेन्यू सोर्सेज को हमने क्या कर दिया, क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, ताकि दोनों के काम करने में इंडिपेंडेंस रहे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे तो दूसरा उसका मिसयूज करने की कोशिश करेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 7। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो पहला क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी पूरे कंट्री के अंदर में यूनिटी कैसी रहेगी, ये काम फेडरल सिस्टम का है। अगर हम लोग बेल्जियम का केस लेंगे तो देखेंगे हम लोग कि उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, पावर को शेयर किया, और जब पावर को शेयर किया तो वहाँ पर कंट्री के बीच में जो डिफरेंट डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनके बीच में यूनिटी बनी। While at the same time accommodate regional diversity। साथ ही साथ फेडरल सिस्टम ये करती है कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज है, लोगों के अपने जो रिक्वायरमेंट है, स्टेट लेवल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान और महाराष्ट्र का केस लिया है, इन दोनों स्टेट्स में डाइवर्सिटी अलग होगी। राजस्थान के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी, महाराष्ट्र के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी। अगर हम राजस्थान के लोगों को उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के हिसाब से अपने नियम कानून बनाने के लिए दें तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। अगर हम महाराष्ट्र के लोगों को उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के हिसाब से लॉज बनाने के लिए फ्रीडम दें तो ये उनके लिए अच्छा है। तो जब हम पावर को शेयर करते हैं तो इन दोनों स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिलता है कि ये अपने लॉज किस तरह से बनाएं, और इस तरह से जो लोकल नीड्स है, जो रीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी हम फुलफिल करते हैं, और इससे देश अच्छा बनता है, इससे राज्य अच्छा बनता है, और इससे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। Therefore, two aspects are crucial for institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गवर्नमेंट जो है दोनों लेवल्स के या तीनों लेवल्स के, उनको एग्री करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत हैं कि इस तरह की पावर शेयरिंग हो रही है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और दोनों के बीच में ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये दोनों अपने अपने कार्यों को करें, दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें, और एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बनाए रखें। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी होता है, और साथ ही कि हम मिलजुल के एक साथ रहें, ये होना भी जरूरी होता है। बात तो सही है। तो जब हम एक आइडियल फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये दोनों एस्पेक्ट्स वहाँ पर देखते हैं, और ये दोनों एस्पेक्ट्स वहाँ पर होना चाहिए, तब जाके एक फेडरल सिस्टम, एक आइडियल फेडरल सिस्टम बन सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।